Hello everyone, this is Commerce Corner and we are going to discuss about accounts of holding companies. ये चैप्टर फुल हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले करते हैं इसका मीनिंग। होल्डिंग कंपनीज़ क्या होते हैं? जिस कंपनी के पास 51% शेयर होते हैं, मीन्स मेजॉरिटी शेयर होते हैं, वो क्या होती है? होल्डिंग कंपनी होती है और वो कंट्रोल कर सकती है किसी अदर कंपनी को भी। जो अदर कंपनी होती है उसे हम सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। यहाँ पे जो टिक लगा है उसमें से बोल रही हूँ, जो फर्स्ट लाइन है वहाँ पे मेजॉरिटी शेयर होते हैं, इसके 51% शेयर होते हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, और बाकी के शेयर्स किसी अदर कंपनी के होते हैं एंड उस कंपनी को हम सब्सिडरी कंपनीज कहते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू बॉर्न ब्राइट एंड म्योन्स। जो होल्डिंग कंपनी होती है वो सुपर कॉर्पोरेशन, उसके पास एक राइट होता है, मींस वो कंट्रोल कर सकती है किसी अदर कंपनी को भी एंड इन्फ्लुएंस कर सकती है ऑल्सो द मैनेजमेंट ऑफ अदर कॉर्पोरेशंस दैट्स नोन एज सब्सिडरीज। ठीक है, दोबारा से पढ़ लेते हैं। द होल्डिंग कंपनीज ऑफन डिस्क्राइब एज अ सुपर कॉर्पोरेशन जिसके पास बाय वर्च्यू ऑफ शेयर ऑनरशिप मीन्स 51% ऑफ शेयर इसके पास होते हैं एंड हैंस वोटिंग राइट इन अदर कॉर्पोरेशन इज़ इन अ पोजिशन टू एक्सरसाइज, मतलब इसके पास एक्सरसाइज करने के लिए पावर होती है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता है दूसरी कंपनीज़ की या कॉरपोरेशन की मैनेजमेंट को, जिसे हम सब्सिडरी कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में ये एक होल्डिंग कंपनी होती है जिसके पास 51% शेयर होते हैं और अदर कंपनीज़ को भी कंट्रोल करती है और वो दोनों एक ही कंपनी होती है। एंड नीचे देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 क्या कह रहा है? जो सब्सिडरी है वो एक एंटरप्राइज है जो कंट्रोल की जा सकती है अनदर एंटरप्राइज से। ठीक है, जिसे हम पेरेंट कंपनी भी कहते हैं, जिसे हम होल्डिंग कंपनी भी कहते हैं, जो उसे कंट्रोल करती है। एंड जो पेरेंट है वो उसके पास जो सब्सिडरी कंपनीज होती हैं वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। एंड जो ग्रुप है कंट्रोल कर रहा है उसे हम पेरेंट कहेंगे और बाकी सारी सब्सिडरीज होंगी, और जो होल्डिंग कंपनी है लास्ट में उसे हम पेरेंट कंपनी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ होल्डिंग कंपनीज। फर्स्ट एडवांटेज है ये गुडविल मेंटेन करके रखता है। यहाँ पे एडवांटेज पढ़ रहे हैं हम होल्डिंग कंपनीज़ के, बट वो सब्सिडरी कंपनीज़ को भी एक पार्ट मान के चल रहा है क्योंकि उसके शेयर्स भी सब्सिडरी कंपनीज़ के पास हैं, तो सब्सिडरी कंपनी मेंटेन करके रखती है गुडविल ड्यू टू हैविंग सेपरेट आइडेंटिटीज़। नेक्स्ट पॉइंट है मोनोपली बेनिफिट। अब जो पब्लिक है वो अवेयर नहीं होती है कि ये इनका कॉम्बिनेशन है, 2 कंपनीज़ का कॉम्बिनेशन है। उनको तो यही लगता है कि ये अलग अलग कंपनीज़ हैं एंड उनकी अलग अलग आइडेंटिटी है, वो तो है ही है, बट वो एक ही कंपनी के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल इन्वेस्टमेंट। जो होल्डिंग कंपनीज़ होती हैं वो कंट्रोल करने के लिए सब्सिडरी कंपनीज़ पर स्मॉल अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेपरेट अकाउंट। सेपरेट अकाउंट मींस जो सब्सिडरी कंपनीज होती हैं वो एक सेपरेट आइडेंटिटी शो करता है एंड ये पॉसिबल हो जाता है कि वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं लॉसेस ऑल्सो फॉर इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए। ठीक है, अगर प्रेजेंट में उन्हें कोई लॉस हो रहा है तो वो फॉरवर्ड कैरी कर सकते हैं। फिर ईजीली अंडरस्टैंड का क्या मतलब है? उन्हें प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं दोनों को, सो यहाँ से उनकी फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है और प्रॉफिटेबिलिटी का भी पता लगता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल का। कंट्रोल में यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी के पास होल्डिंग कंपनी के कुछ शेयर्स अरेंज किए जाते हैं ताकि होल्डिंग कंपनी को कोई प्रॉब्लम ना हो, एंड ये भी होल्डिंग कंपनी की एक एग्जांपल है। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक वैल्यूज़। तो यहाँ पे होल्डिंग कंपनी अपने इकोनॉमीज़ को सिक्योर कर सकती है ऑफ प्रोडक्शन और मैनेजमेंट को। एंड एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन, यहाँ पे 2 जो कंपनीज़ होंगी होल्डिंग एंड ये सब्सिडरी कंपनीज़, तो वो दोनों तो एक ही हैं। ठीक है, कंबाइन होती हैं एंड यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं होता इसलिए। नेक्स्ट है कि कैरी फॉरवर्ड द लॉसेस। अगर एक कंपनी को लॉस हो रहा है तो वो कैरी फॉरवर्ड भी कर सकती है ताकि वो अवेल कर सके इनकम टैक्स बेनिफिट्स। कुछ अदर बेनिफिट्स यहाँ पे दिए गए हैं। स्मूथ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल होता है एंड पूलिंग ऑफ रिजर्व्स व्हेन एवर नीडेड। तो यहाँ पे रिजर्व्स को पूलिंग किया जाता है एंड
गेटिंग ऑन अश्योर्ड मार्केट, ये कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन करी एंड उसका मीनिंग करा, फिर डेफिनेशन करी एंड देन एडवांटेजेस, एंड अब करेंगे डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। फर्स्ट डिसएडवांटेज है होल्डिंग कंपनी का कि मैनिपुलेशन अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रॉड वगैरह हो सकते हैं, क्योंकि जो ये दोनों होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज होती हैं, ये अपने अपने अकाउंट जो हैं डिफरेंट डेट्स पे बनाती हैं। तो इसी कारण क्या होता है कि यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है या फ्रॉडुलेंट अकाउंट्स बन सकते हैं। नेक्स्ट है लो प्राइस। जो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन की जाती हैं वो बहुत ही लो प्राइस पे की जाती हैं, ये एक डिसएडवांटेज है। एंड इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी यहाँ पे सब्सिडरीज कहा गया है, तो उसके इंटरेस्ट को खतरा हो सकता है। जैसे कि 51% शेयर्स होल्डिंग के पास हैं, तो वो उनके पास कम शेयर हैं। ओनर कौन हुआ? होल्डिंग कंपनीज। फिर उसके बाद है इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन। तो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन में क्या है कि यहाँ पे ये डिफ़िकल्टी आती है, हमने लो प्राइस वाला पढ़ा और यहाँ पे दोनों चीज़ें आएंगी, एक तो कुछ ज़्यादा ही हाई प्राइस पे होगा एंड कुछ ज़्यादा ही लो प्राइस पे ट्रांजैक्शन होंगी। नेक्स्ट है ट्रू एंड फेयर। अब ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन सब्सिडरीज़ की यहाँ पे शो नहीं की जाती टू शेयर होल्डर्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज़, तो यहाँ पे ये भी एक डिसएडवांटेज बन जाता है। फाइनेंशियल पोजीशन, जो क्रेडिटर्स होते हैं या आउटसाइडर्स होते हैं वो अवेयर नहीं होते हैं कि ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन क्या है सब्सिडरीज़ की, वही चीज़ आ गई यहाँ पे। रेम्युनरेशन। अब देखो रेम्युनरेशन में क्या है कि जो ऑफिसर्स होते हैं और डायरेक्टर्स होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं कि कैसे होल्डिंग कंपनी उन्हें ऑर्डर दे रही है, ठीक है। तो वो हाई रेम्युनरेशन भी उन्हें देना पड़ सकता है। उसके बाद है फोर्स्ड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ पे सेम आ गया कि होल्डिंग कंपनीज़ के कहने पर ही सब्सिडरीज़ को काम करना पड़ता है, उन्हें अपॉइंटमेंट भी उन्हीं डायरेक्टर्स की करनी पड़ती है जो होल्डिंग कंपनी कहेगी। डिफ़िकल्टीज़ इन वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं जब वैल्यू करनी होती है स्टॉक की, क्योंकि यहाँ पे ह्यूज क्वांटिटी होती है इंटर कंपनी गुड्स की। क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व्स। अब मैनिपुलेशन अकाउंट्स बनेंगे तो सीक्रेट रिजर्व्स तो रखा ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पर जो है एंट्रीज़ होती हैं, इसलिए ये एक डिसएडवांटेज है। तो हमने यहाँ पे 10 डिसएडवांटेजेस करे एंड विद एडवांटेजेस के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है होली ओन्ड एंड पार्शली ओन्ड सब्सिडरीज। जो होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी होती है उसके जो सारे शेयर्स होते हैं विद वोटिंग राइट्स 100% ओन करता है होल्डिंग कंपनीज। मतलब इस कंपनी के 100% शेयर जो होते हैं वो होल्डिंग कंपनीज के पास होते हैं। अगर पार्शली ओन्ड की बात करें तो वहाँ पे मेजॉरिटी होती है किसकी? होल्डिंग कंपनी की 50%, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रैशनल ऑफ होल्डिंग कंपनीज, मतलब कि इसका बेसिस क्या है और कह सकते हो कि लॉजिकल रीज़न क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका कि बेटर क्वालिटी डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। जो पब्लिक एंटरप्राइजेज होते हैं ना, जैसे गवर्नमेंट के अंडर काम करने वाले कोई भी बिजनेस या कंपनीज होते हैं, वो कंसंट्रेट कर पाते हैं ऑन मैक्रो पॉलिसीज़ पे, होल्डिंग कंपनी ऑन कॉर्पोरेट पॉलिसीज़ एंड स्ट्रैटेजीज एंड ऑपरेटिंग levels on implementation within the framework of established strategies। इन सब कामों में वो डिसीजंस लेने में हेल्प करता है कौन? होल्डिंग कंपनीज। नेक्स्ट पॉइंट है यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर रिजर्व्स। मीन्स कि फाइनेंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स पर ध्यान देकर ये यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है फाइनेंस की और रिजर्व्स की। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये प्रमोट करता है कमर्शियल एंड मैनेजीरियल कल्चर को इंस्टेड ऑफ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस टू मैनेजेबल लेवल। मीन्स कि ये टेक्नोलॉजी को अपडेट करने के लिए ऐसा स्कोप प्रोवाइड करता है कि R&D के यूज़ करके ये मोर कॉम्पिटिटिव बैकग्राउंड मेंटेन कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि होल्डिंग कंपनीज एबल होते हैं कि वो कंसंट्रेट कर सकें ऑन कॉर्पोरेट प्लानिंग, एक्विजिशन एंड अपडेट टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। तो ये हमारे 5 पॉइंट्स थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन से अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं इन होल्डिंग कंपनीज़ के टाइम पे। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडरीज, देन अ कॉपी ऑफ इट्स स्टेटमेंट ऑफ P&L, नेक्स्ट a copy of reports of its board of directors, a copy of reports of its auditors, next a statement of
होल्डिंग कंपनीज इंटरेस्ट इन द सब्सिडरीज। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, मीन्स 5 अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है, इन होल्डिंग कंपनीज में। सो अकॉर्डिंग टू 129 सेक्शन सब सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जब कंपनी के पास एक या एक से ज़्यादा सब्सिडरीज होते हैं तो वो एडिशन कर सकती है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, या प्रिपेयर कर सकती है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ये जो यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, मैंने बनाया हुआ है पेंसिल से, नीचे वाला पैराग्राफ है जहाँ पे सेक्शन 129 सब सेक्शन 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये लिखा है कि जब एक से ज़्यादा सब्सिडरीज होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है या फिर कुछ अलग से एक्स्ट्रा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। अब उसके बाद करते हैं कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होती क्या है, ठीक है। तो ये जो बैलेंस शीट होती है वो एक क्लियर पिक्चर आपके सामने देती है होल्डिंग कंपनीज़ की एंड सब्सिडरी कंपनीज़ की। इट हेल्प्स टू द होल्डिंग कंपनीज टू शो द क्लियर पिक्चर। एंड एक लीगल बैलेंस शीट है जो शो की गई है इन शेड्यूल 3 में। और इसमें क्या होता है कि होल्डिंग कंपनीज पब्लिश करती है एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जिसमें एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ होते हैं सारी सब्सिडरीज़ के, और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ इसके खुद के मींस होल्डिंग के, एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ब्रांचेस के, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं यहाँ पे, मींस एक तो इसके खुद के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ शो किए जाते हैं, एक सब्सिडरीज एंड ब्रांचेस की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपरली यहाँ पे बनाई जाती है। उसके बाद आ गया कि शेयर होल्डर्स जो होते हैं यहाँ पे होल्डिंग के, वो भी जानना चाहते हैं कि कैसे सब्सिडरी कंपनीज़ अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली प्ले कर रही हैं, है ना। इन शॉर्ट ये जो स्टेटमेंट है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट, वो हेल्प करती है कि शेयर होल्डर्स को और क्रेडिटर्स को और पेरेंट कंपनी को पता चले कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ द ग्रुप या एज अ होल वो पता लगे। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक रिसोर्सेज कंट्रोल बाय द ग्रुप, कैसे रिसोर्सेज हैं, कौन से हैं, वो कंट्रोल कौन कर रहा है वो पता लगे। एंड द ऑब्लिगेशंस ऑफ द ग्रुप एंड द रिजल्ट ऑफ द ग्रुप, कौन सी ऑब्लिगेशंस लगी हैं और रिजल्ट क्या आया। अगर जो होल्डिंग कंपनी है उसके पास 100% ऑफ शेयर्स हैं सब्सिडरीज़ के, हमने अभी अभी पढ़ा होली ओन्ड शेयर्स, ठीक है, देन ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ शेयर सब्सिडरी कंपनीज बिलोंग टू होल्डिंग कंपनीज, ऑफ कोर्स, क्योंकि उसके पास 100% ऑफ शेयर्स हैं, राइट। नेक्स्ट है कि जो शेयर होते हैं, शेयर कैपिटल होती है सब्सिडरी कंपनीज़ की, वो शो नहीं की जाती इन जो कंसोलिडेट स्टेटमेंट होती है। उसके बाद आ गया कि गुडविल और कैपिटल रिजर्व क्या होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर होल्डिंग कंपनी परचेज़ कर रही है शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी के जिसका प्राइस जो है वो ज़्यादा है और पेड अप जो है कम है, यहाँ पे ऊपर मैंने एरो दिया हुआ है, ऊपर वाला देखो, ठीक है, तो उसे हम गुडविल कहेंगे। अगर नीचे वाला देखोगे तो उसे हम कैपिटल रिजर्व कहेंगे, जहाँ पे प्राइस कम है और पेड अप ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, दस इफ़ 9,000 शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच आर परचेज्ड एट 1 लाख, द एक्सेस अमाउंट ऑफ 10,000 इज़ गुडविल, क्योंकि यहाँ पे जो है प्राइस ज़्यादा है और पेड अप कम है, तो यहाँ पे गुडविल हुई। अगर ऑन दी अदर हैंड करें कि 80,000 उसके शेयर्स हैं एंड यहाँ पे 9,000 उसका प्राइस पेड है, तो पेड अप प्राइस जो है वो 90,000 हुआ, क्योंकि 10 का शेयर था, तो यहाँ पे जो 10,000 है यहाँ पे कैपिटल प्रॉफिट हुआ, वो कैपिटल रिजर्व में शो किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्री एक्विजिशन रिजर्व्स एंड प्रॉफिट और कैपिटल प्रॉफिट। नेक्स्ट पॉइंट है प्री एक्विजिशन रिजर्व्स एंड प्रॉफिट और कैपिटल प्रॉफिट्स। अगर कोई सब्सिडरी कंपनीज के कोई प्रॉफिट्स हैं या रिजर्व्स होते हैं एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन पर, तो एक तो ये बैलेंस रख लो माइंड में कि एक तो रिजर्व्स हैं, ठीक है, सब्सिडरीज़ के, दूसरा एक आउटसाइडर के रिजर्व्स होते हैं। अब इन दोनों का बैलेंस जो है वो ट्रीट किया जाएगा एज कैपिटल प्रॉफिट, और ये क्या होएगा, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, ठीक है। इन केस अगर कोई गुडविल है, ठीक है, तो जो उसका प्रॉफिट होता है वो होल्डिंग कंपनी का होएगा एंड ये एडजस्ट होएगा इन गुडविल और रिड्यूस किया जाएगा। इन केस अगर लॉस होता है तो क्या होएगा,
अब सेकंड पैराग्राफ में देखो, बस यहाँ पे ध्यान रखना कि 2 पॉइंट्स हैं कि शेयर ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है, जिसमें से जो ये अमाउंट होती है ये डिडक्ट हो जाएगी, एंड जो शेयर होल्डर्स की आउटसाइडर अमाउंट होएगी, एंड ऑन द अदर हैंड जो शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी है उसमें से लेस होएगी गुडविल। बस ये ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड रिजर्व्स। इसमें क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है सब्सिडरी कंपनीज़ का वो आफ्टर द डेट ऑफ परचेज ऑफ शेयर्स बाय होल्डिंग कंपनीज़, मतलब कि होल्डिंग कंपनी जब शेयर्स खरीद लेती है उसके बाद का होता है ये प्रॉफिट, एंड इसे हम रेवेन्यू प्रॉफिट ट्रीट करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो होल्डिंग कंपनीज़ होती हैं इसमें वो अपना जो शेयर है अपने ही इंटरेस्ट में ऐड करती हैं, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का शेयर होता है वो अपने में ही ऐड करेंगे, अपने ही इंटरेस्ट में ऐड करेंगे। बस ये 2 पॉइंट्स हैं। हमने ऊपर भी 2 पॉइंट्स किए थे, सेम टू सेम थे, बस उसका ट्रीटमेंट अलग था। पॉइंट्स याद रखना, होल्डिंग कंपनीज शेयर्स एंड माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। अब जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, देखो माइनॉरिटी इंटरेस्ट 50% तो बता दिया था, 50% से लेस उनके पास शेयर्स होते हैं और ये आउटसाइडर्स होते हैं। बट अदर देन होल्डिंग कंपनी को छोड़कर जो भी ये हेल्ड करता है शेयर्स फ्रॉम आउटसाइडर, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहेंगे, और ये लाइबिलिटी साइड में ट्रीट की जाएगी। एंड इसका फॉर्मूला देखते हैं कि कैसे हम इसे निकाल सकते हैं। पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय आउटसाइडर्स। सबसे पहले हमने क्या करना है कि आउटसाइडर्स जो शेयर्स हेल्ड कर रहे हैं उसकी पेड अप वैल्यू लेनी है, एंड ऐड करना है और लेस करना है। क्या कहते हैं कि प्रॉफिट ऐड करना है हमने, लॉस लेस करना है। कौन सा, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ सब्सिडरीज प्रॉफिट एंड रिजर्व्स, ये हमने ऐड करना है, और प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ सब्सिडरीज कंपनीज लॉस, ये हमने लेस करना है। और प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनीज अगर है कोई, तो हमने वो ऐड कर देना। मींस कि जो इंक्रीज़ हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है वो ऐड हो रहा है, जो लॉस हो रहा है और डिक्रीज़ हो रहा है वो लेस हो रहा है। ठीक है, उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। देन उसके बाद देखो लास्ट पैराग्राफ में कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स मोस्टली लिए जा रहे हैं बाय आउटसाइडर्स, एंड देन उसकी पेड अप वैल्यू को हम क्या करेंगे, विद डिविडेंड के साथ ऐड कर देंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, एंड सेपरेटली शो की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम फिक्टिशियस एसेट्स को कैसे ट्रीट करेंगे। जो हम डिस्काउंट पे देते हैं, इशू करते हैं शेयर्स को या डिबेंचर्स को या फिर अंडरराइटेड कमीशंस को, उन्हें हम बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे। वो डिडक्ट हो जाते हैं फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट और ऐड किए जाते हैं टू कैपिटल लॉस बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग द सेम अमंग द होल्डिंग कंपनीज और माइनॉरिटी इंटरेस्ट। मीन्स कि जो ट्रीटमेंट किया जाता है फिक्टिशियस एसेट्स का वो डिडक्ट किया जाता है फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट और ऐड किया जाता है टू कैपिटल लॉस। नेक्स्ट पॉइंट है एलिमिनेशन ऑफ कॉमन ट्रांजैक्शंस। सो कॉमन ट्रांजैक्शंस होती हैं तब वो एलिमिनेट की जाती हैं फ्रॉम बैलेंस शीट। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अगर क्रेडिट पे सोल्ड किए गए हैं बाय होल्डिंग कंपनीज टू सब्सिडरी कंपनी, या फिर सब्सिडरी कंपनी कर रही है सोल्ड टू होल्डिंग कंपनी, तो ये एक तो डेटर साइड अपीयर होंगे, ठीक है, बैलेंस शीट में, एंड यहाँ पे क्रेडिटर साइड शो होंगे इन बैलेंस शीट ऑफ द कंपनीज परचेजिंग गुड्स, जो कंपनी परचेज कर रही है गुड्स। तो दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो गया, इसलिए कॉमन ट्रांजैक्शन है तो उसको एलिमिनेट कर दिया गया है। नेक्स्ट है बिल्स ड्रॉन बाय वन कंपनी एंड एक्सेप्टेड बाय अनदर। तो इस चीज़ को भी एलिमिनेट कर दिया गया है। नेक्स्ट है लोन्स एडवांस बाय होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडरी कंपनी, या फिर जो लोन एडवांस कर रही है वो सब्सिडरी कंपनी है या फिर होल्डिंग कंपनी के साथ कर रही है, तो वहाँ पे भी ये एलिमिनेट किया जाएगा, क्योंकि एक साइड एसेट साइड शो होगा और दूसरी कंपनी उसे लाइबिलिटी साइड शो करेगी, तो उसका इफेक्ट जो है ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि डिबेंचर्स जो हैं वो इशू किए जा रहे हैं बाय वन कंपनी एंड हेल्ड किए जा रहे हैं बाय अनदर, तो उसको भी हम कॉमन ट्रांजैक्शन मानकर एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट है जो सब्सिडरी कंपनीज़ की गुडविल होगी और होल्डिंग कंपनीज़ की गुडविल होगी, उन दोनों को ही बैलेंस शीट में शो किया जाएगा,
एंड ये कैपिटल रिजर्व की तरह शो की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइजेबल प्रॉफिट बाय सब्सिडरी कंपनीज टू होल्डिंग कंपनीज और बाय होल्डिंग कंपनीज टू सब्सिडरी कंपनीज। मीन्स जो गुड्स हैं वो सोल्ड किए जा रहे हैं सब्सिडरी कंपनी के द्वारा या फिर होल्डिंग कंपनी के द्वारा एट प्रॉफिट, तो उसे हम अनसोल्ड ही मानेंगे, मीन्स वो अनरियलाइजेबल प्रॉफिट है। इसकी 2 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अनरियलाइजेबल प्रॉफिट को हम डिडक्ट कर सकते हैं फ्रॉम सरप्लस। सेकंड पॉइंट है फ्रॉम स्टॉक इन ट्रेड से। फिर इसकी एग्जांपल करते हैं कि जो एच लिमिटेड है और एस लिमिटेड है, ठीक है। एच जो है वो परचेज करता है एस से गुड्स 50,000 की, जो एस है वो चार्ज करता है 25% ऑन कॉस्ट, और गुड्स वैसे 20,000 की वो अनसोल्ड हैं, ठीक है। जो रियलाइजेबल प्रॉफिट होएगा वो 4,000 आएगा। वो कैसे आएगा? जो 20,000 की अनसोल्ड गुड्स थी, ठीक है, तो वो उस पर ही 25% का प्रॉफिट गेन करेगा अपॉन 125, क्योंकि 25% उसमें पहले से ही इंक्लूडेड है, ठीक है। एंड इसे हम क्या मेंशन करेंगे? जो 4,000 होएगा, ये 4,000 डिडक्ट हो जाएगा स्टॉक में से, और इसका बैलेंस जो है वो सरप्लस अकाउंट में जाएगा ऑफ होल्डिंग कंपनीज़ के। ये पॉइंट था हमारा अनरियलाइजेबल प्रॉफिट को कैसे ट्रीट करना है, और ये जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं शो किया जाएगा क्योंकि ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो उनको शो करने के लिए हमने पहले डिडक्ट कर दिया सरप्लस से, फिर हमने डिडक्ट किया स्टॉक इन ट्रेड से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रीटमेंट ऑफ कंटीजेंट लाइबिलिटीज़। कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ इज़ दैट लाइबिलिटी विच मे और मे नॉट अराइज, मीन्स जो हैपन भी हो सकती है, नहीं भी हैपन हो सकती, एंड ये डिपेंड करता है कि अकरेंस कैसी है फ्यूचर इवेंट्स की। फर्स्ट लाइबिलिटी है कि बिल डिस्काउंटेड की, अभी तक वो मेच्योर नहीं हुआ है वो बिल जो डिस्काउंट किया गया है, एंड वो डिसऑनर भी तो हो सकता है, ये एक कंटीजेंसी बन गई। नेक्स्ट पॉइंट है कि अमाउंट अनकॉल्ड है, अब अभी तक अनकॉल्ड है तो फ्यूचर में क्या होगा कुछ नहीं पता, ठीक है। अरियर्स ऑफ डिविडेंड ऑन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, तो इस केस में भी कंटीजेंट लाइबिलिटी शो होएगी। एंड क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड डेट एज येट, जो क्लेम्स होते हैं कंपनी के और वो अभी तक डेट प्रूफ नहीं किए गए हैं, तो इसलिए ये भी कंटीजेंट लाइबिलिटी है। देन जो गारंटी के अंडर लाइबिलिटी आती है वो भी कंटीजेंसी है एक। नेक्स्ट है कि जब प्रिपेयर करते हैं हम बैलेंस शीट को, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को, जो इनका ट्रीटमेंट होता है वो डिपेंड करता है कि जो ये लाइबिलिटी है वो अराइज हो रही है आउटसाइडर से या फिर होल्डिंग या फिर सब्सिडरी कंपनी के बिटवीन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। सो इसमें क्या होता है कि अगर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं सब्सिडरी कंपनीज़ के रीवैल्यू किए गए हैं एट द टाइम ऑफ एक्यूजेशन, तब जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा ऑन अकाउंट ऑफ सच रिवैल्यूएशन, तब वो जो लॉस होगा वो ट्रीट किया जाएगा एज अ कैपिटल लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल प्रॉफिट की तरह उसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। जब रिवैल्यूएशन होती है एसेट्स की सब्सिडरी कंपनीज़ की, तब वहाँ पे कैपिटल लॉस या कैपिटल प्रॉफिट निकल के आता है, ठीक है। एंड इट्स एडजस्टेड वाइल डूइंग द एनालिसिस ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, मीन्स जब हम कैपिटल प्रॉफिट की एनालिसिस करते हैं तभी ये एडजस्टमेंट की जाती है, लेस करना है, ऐड करना है, कैसे, है ना, जो कैपिटल लॉस या कैपिटल प्रॉफिट आया। तो ये डिवाइड हो जाता है अमंग माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ और होल्डिंग कंपनीज़ के साथ, ठीक है। माइनॉरिटी हमने पढ़ लिया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है, एंड होल्डिंग कंपनीज तो पता ही है। इन दोनों के इन बिटवीन कैपिटल प्रॉफिट और कैपिटल लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। जो होल्डिंग कंपनी का शेयर होता है कैपिटल प्रॉफिट का, वो इंक्रीज़ करता है कैपिटल रिजर्व को और रिड्यूस करता है गुडविल को, और ये वाइस वर्सा करता है। अगर यहाँ पे होल्डिंग कंपनीज़ का कैपिटल लॉस आया है तो कैपिटल लॉस डिक्रीज़ कर सकता है कैपिटल रिजर्व को और इंक्रीज़ कर सकता है गुडविल को, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है हमारा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का एंड लाइबिलिटीज़ का। नेक्स्ट पॉइंट है बोनस शेयर्स का। अब बोनस शेयर्स में क्या होता है, जो सब्सिडरी कंपनीज इशू करती हैं
वो इंक्रीज़ करता है बाकी शेयर्स जो हेल्ड किए जाते हैं बाय होल्डिंग कंपनीज एंड माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, मीन्स उनको हेल्प करता है ये बोनस शेयर्स, ठीक है। और ये अफेक्ट कर भी सकता है गुडविल और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कैपिटल प्रॉफिट से लिया गया है ये बोनस शेयर्स या फिर रेवेन्यू प्रॉफिट से, ठीक है। इसके दो ट्रीटमेंट होते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर्स आउट ऑफ प्री एक्यूजिशन प्रॉफिट्स। अगर जो प्री एक्यूजिशन प्रॉफिट्स से लिया गया है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पे। ऑन दी अदर हैंड अगर पोस्ट एक्यूजिशन होगी तो उसका इफेक्ट पड़ता है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड रिसीव किया जा सकता है बाय टू मेथड्स, एक तो कैपिटल प्रॉफिट में से किया जा सकता है और एक रिवेन्यू मेथड से भी किया जा सकता है, मीन्स रेवेन्यू प्रॉफिट से भी। एंड जो डिविडेंड रिसीव कर रहा है वो कौन है, होल्डिंग कंपनी है। एंड अगर वो होल्डिंग कंपनी कैपिटल प्रॉफिट में से कर रही है तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा उसका वो क्रेडिटेड हो जाएगा टू सब्सिडरी अकाउंट, ठीक है। सब्सिडरी अकाउंट में उसका बैलेंस चल जाएगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स करके। एंड अगर वो रेवेन्यू प्रॉफिट में से किया गया है फिफ्थ लाइन में तो वो इनकम मानी जाएगी एंड क्रेडिटेड हो जाएगा टू सरप्लस अकाउंट, ठीक है। एंड अगर डिविडेंड, देखो ये टू मेथड्स हमने कर लिए, अब इसके अंदर भी दो मेथड्स हैं, एक तो प्री एक्यूजिशन मेथड है और एक है पोस्ट एक्यूजिशन प्रॉफिट में। एक्यूजिशन प्रॉफिट में से लिया गया है तो क्या होएगा, वो क्रेडिटेड हो जाएगी टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, लास्ट थर्ड लाइन में लिखा हुआ है। एंड उसे हम फर्स्ट पार्ट मानेंगे क्योंकि वो कैपिटल प्रॉफिट में से ली गई है एंड वो प्री एक्यूजिशन प्रॉफिट होता है। फिर उसके बाद जो पोस्ट एक्यूजिशन प्रॉफिट होता है हमने पहले भी पढ़ा था, उसे हम रेवेन्यू प्रॉफिट कहेंगे एंड वो क्या हो जाएगा, क्रेडिटेड हो जाएगा टू सरप्लस अकाउंट। तो ये हमने किया कैपिटल और रेवेन्यू प्रॉफिट का। अगर ये दोनों अगर कोई इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं है कि ये जो प्रॉफिट है वो आउट ऑफ प्री एक्यूजिशन प्रॉफिट है या पोस्ट एक्यूजिशन प्रॉफिट है, तो हम मानेंगे कि प्रॉफिट फॉर द ईयर है, ठीक है। ये जो डार्कन लाइंस लिखी हैं इसका ये मतलब है। तो अगर जो लास्ट पैराग्राफ है इसका, अगर डिविडेंड सिंपली प्रपोज किया जा रहा है बाय सब्सिडरी कंपनीज, वो अपीयर होगा एज प्रपोज्ड डिविडेंड। और इससे क्या होएगा कि होल्डिंग कंपनी का शेयर जो होता है डिविडेंड का वो अपीयर हो जाएगा विद सरप्लस अकाउंट और बैलेंस ऑफ होल्डिंग कंपनी इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में चले जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है कि अगर कोई प्रपोज डिविडेंड गिवन नहीं है सब्सिडरी कंपनीज़ का तो ये कैसे फाइंड होएगा। फर्स्ट पॉइंट है कि इसका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट होएगी एज यूजुअल, देन उसके बाद डिडक्ट की जाएगी फ्रॉम माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या डिडक्ट किया जाएगा, इट्स शेयर ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड एंड शो एज अ सेपरेट आइटम इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक है। जितना शेयर उसने लेना है प्रपोज डिविडेंड का वो लेस किया जाएगा फ्रॉम माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड ये बैलेंस शीट में अलग से शो की जाएगी। नेक्स्ट है इंटरीम डिविडेंड एंड ये इंटरीम डिविडेंड दिया जाता है बाय सब्सिडरी कंपनीज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर और ये ऐड हो जाता है टू रेवेन्यू प्रॉफिट्स में से बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग होल्डिंग कंपनीज और माइनॉरिटी इंटरेस्ट, मींस उनको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले ये ऐड हो जाता है टू रेवेन्यू प्रॉफिट में से एंड डिडक्ट हो जाता है फ्रॉम होल्डिंग्स कंपनी के प्रॉफिट में से, ठीक है। होल्डिंग और माइनॉरिटी कंपनी के प्रॉफिट में से ये लेस हो जाता है। और क्या होता है कि ट्रीटमेंट ऑफ डिबेंचर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनीज़ में क्या आएगा कि जो सब्सिडरी कंपनीज़ हैं वो इशू करती हैं डिबेंचर्स और ये शोन होते हैं ऑन लाइबिलिटी साइड पे। एंड अगर जो डिबेंचर्स हैं वो हेल्ड किए जा रहे हैं बाय आउटसाइडर एंड अगर वो होल्डिंग्स ही कर रही है तब ये डिडक्ट हो जाएंगे एट अ पेड अप वैल्यू से फ्रॉम द डिबेंचर्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनीज़ में से, और जो बैलेंस बचेगा वो शो किया जाएगा एट लाइबिलिटी साइड पे, ठीक है। जो पेड अप वैल्यू होएगी हमने जो डिडक्ट करी फ्रॉम द डिबेंचर्स ऑफ सब्सिडरी में से, वो जो वैल्यू होएगी वो डिडक्ट हो जाएगी फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी में से एंड कोई एक्सेस बचेगा या लेस करने वाली आइटम बचेगी वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी इन गुडविल कह लो या फिर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कह लो और
कैपिटल रिजर्व कह लो, और ये शोन की जाएगी इन इन्वेस्टमेंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। और ये ट्रीटमेंट सेम रहेगा अगर सब्सिडरी कंपनी हेल्ड करती है ये डिबेंचर्स।